आज इस वीडियो में हम मैथ्स के 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो सिर्फ बीएलएड और बीएमएस के लिए ही नहीं बल्कि सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। वीडियो को एंड तक देखना। 10 अलग अलग टाइप्स के क्वेश्चन होंगे और काफ़ी अच्छे क्वेश्चन होंगे जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। और ट्रेडर यानी व्यापारी, अ ट्रेडर सेल्स 2 आर्टिकल्स एट 6,000 रुपीज़ ईच, यानी एक व्यापारी है जो 2 वस्तुओं को बेचता है और प्रत्येक की कीमत कितने कीमत पे बेचता है? 6,000 रुपये, यानी कि 2 वस्तु बेच रहा है। पहली आर्टिकल्स भी 6,000 में और दूसरा भी 6,000 में। ही मेक्स अ प्रॉफिट ऑफ 20% इन द सेल ऑफ द फर्स्ट आर्टिकल। और पहली वस्तु जब वो 6,000 में बेचता है तो उसे 20% का फ़ायदा होता है, यानी कि उसका सीपी जो होगा, कॉस्ट प्राइस, वो कम रहा होगा। एंड लॉस ऑफ 20% इन द सेल ऑफ द सेकेंड आर्टिकल। लेकिन दूसरे वस्तु को जब उसने 6,000 में बेचा है तो उसे 20% का नुकसान हुआ, यानी एक वस्तु को बेचने पर 6,000 में बेचने पर 20% का फ़ायदा हो रहा है। और वहीं अगर जब वो दूसरे को 6,000 में बेच रहा है तो 20% का लॉस हो रहा है। तो व्हाट इज हिज नेट गेन और लॉस परसेंट? तो कुल उसका लाभ या हानि प्रतिशत बताइए। तो ऐसे क्वेश्चनों को हम डिटेल में अगर करें तो फॉर्मूला में लगाना पड़ेगा, पहले सीपी कैलकुलेट करना पड़ेगा दोनों का, उसके बाद प्रॉफिट एंड लॉस निकलेगा, तो काफ़ी लंबा मेथड हो जाएगा। जबकि अब यहाँ हमें करना कुछ भी नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से देखो। 20% प्रॉफिट की बात कर रहा है पहले, फिर 20% लॉस की बात कर रहा है। ओके, और ये कब हुआ है? बेचने पर, सेल्स। तो बेचेगा तभी तो प्रॉफिट या लॉस होगा। तो जब ये कहानी हो क्वेश्चन में तो डायरेक्ट आपको कुछ नहीं करना। देखो, अगर ये सेम है, दोनों परसेंटेज लॉस और प्रॉफिट परसेंट सेम है, तो आंसर हमेशा लॉस में ही आएगा। पहली बात तो ध्यान रखना, लॉस आएगा तो प्रॉफिट वाले को तो आप ऐसे काट दो, ये 2 ऑप्शन तो हो ही नहीं सकते। क्लियर है? अब इसमें भी दोनों अगर सेम है तो आपको डायरेक्ट एक छोटा सा फॉर्मूला यूज करना, वही अब आंसर होगा। जितना भी रेट दे रखा है उसका स्क्वायर अपॉन में 100, और वो हमेशा लॉस होगा, ध्यान रखना। तो ये 400 अपॉन में 100 सॉल्व करोगे तो कितना आएगा? 4% लॉस। ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा बस डायरेक्ट, अगर ये सेम है तो। लेकिन अगर सेम नहीं है तो फिर तो क्वेश्चन में प्रॉब्लम हो जाएगी ना। तो मैं इसका दूसरा मेथड ही बता रहा हूँ। देखो, 20% प्रॉफिट हो रहा है पहले, यानी 100 की चीज़ 120 में बिक रही है, और 20% लॉस का मतलब यानी 100 की चीज़ 80 में बिक रही है, 80 में। क्लियर है? इस 0 से 0 कैंसिल हो सकता है और इस 0 से 0 कैंसिल हो सकता है। इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 100 और इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 96। कितने का डिफरेंस आ रहा है? 4 का ना। तो ये अगर ये बेस यूनिट 100 है तो 4% ही अपने आप में लॉस होगा। लेकिन अगर ये अलग होता, या अभी भी चाहो तो आप लॉस परसेंट निकाल सकते हो, जितना डिफरेंस है वो डिफरेंस अपॉन में ये सीपी, इनिशियल वैल्यू जो होती है सीपी होती है। ओके, इधर वाला पार्ट जो है ये सीपी का है और ये एसपी का है, सेलिंग प्राइस, और ये कॉस्ट प्राइस। ठीक है, अपॉन में ये 100 इंटू में 100, तो फिर इसे कैंसिल होगा तो 4% ही तो लॉस आएगा। तो ये मेथड यूज करना। अगर दोनों ये सेम है तो भी आप ये यूज कर सकते हो, तब तो वैसे जल्दी के लिए तो ये ज़्यादा अच्छा है। नहीं, बाकी डिटेल सॉल्यूशन करोगे। अगर ये अलग अलग परसेंटेज भी हो तो ये मेथड आप लगाओगे तो आंसर बिल्कुल एग्जैक्ट आ जाएगा और कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। क्लियर है? चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखना, अभी जो हमने पिछला क्वेश्चन किया वहाँ पे हमारे पास जो सेलिंग प्राइस 6,000 दे रखा था उसको कोई यूज नहीं होता हमारे लिए। जब ऐसे क्वेश्चन को हम जब करते हैं, ये जो क्वेश्चन था हमारे पास, तो इस मेथड से जब करते हैं तो इसका कोई यूज नहीं है हमारे लिए। इसका यूज तब है जब हम डिटेल मेथड में करेंगे तो। क्लियर है? तो कन्फ्यूज मत होना। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ 20% एंड 15%, 20% और 15%। सक्सेसिव डिस्काउंट को हिंदी में बोलते हैं क्रमागत छूट। आर इक्विवेलेंट टू अ सिंगल डिस्काउंट। जैसे आप दुकान पे आप जाते हो, मॉल में देखा होगा आपने, लिखा होता है 20% प्लस 15%, ऐसा लिखा हुआ फ्लैट, देखा है ना आपने? ये लिखा होता है इस डिस्काउंट का मतलब। और ये लोग समझ जाते हैं कि 20% और 15% यानी 35% का डिस्काउंट है, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं है। यही तो गेम होता है दुकान वालों को, और जिसमें आप कन्फ्यूज होकर आप खुश हो जाते हो। वो लिख देंगे 40% प्लस 10%, यानी आपको लगेगा 50% डिस्काउंट, बट एक्चुअली वो 50 नहीं होता। वो कैसे होता है? तो सक्सेसिव डिस्काउंट किस तरीके से हम सॉल्व करना है, जो मेथड मैंने पीछे लगाया वही यहाँ पे भी लगाएंगे। डिस्काउंट का मतलब कि कमी होना, यानी कम कर देना प्राइस। तो अगर 100 की वस्तु 100 मतलब कोई भी सामान 100 रुपये का है तो 20% जब डिस्काउंट होगा तो कितने का मिलेगा? 80 का मिलेगा। और जब 15% डिस्काउंट होगा तो 100 की वही चीज़ कितने की मिलेगी? 85 की मिलेगी। मान लो अभी 2 बार दे रखा है, अगर 3 बार दिया होता तो एक बार और हम कर लेते वो। ओके, अब अगर इसमें कुछ कैंसिल हो जाए तो कैंसिल कर दो, 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा। इसमें भी चाहो तो आप कर सकते हो, नहीं तो आप इसे अभी ऐसे छोड़ दो। इसको मल्टीप्लाई करोगे तो 1000 होगा, और इसको मल्टीप्लाई कर लो इधर। इसको मल्टीप्लाई करना आसान है, इतना आ जाएगा। अभी 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अब इधर कितना बचा? 100, और इधर कितना? 68। डिफरेंस कितने का आ रहा है?
डिफरेंस आ गया 32 का। तो 32 अगर बेस ये जो है ये 100 है, तो अपने आप में जो डिफरेंस आया वही परसेंटेज होता है, यानी 32% डिस्काउंट। यानी जो हमें डिस्काउंट ये दिख रहा था कि 35% मिलने वाला है, 20% एंड 15%, वो एक्चुअल में डिस्काउंट कितना होगा, 32% का, 32% का। ये लॉजिक होता है। तो 2 बार डिस्काउंट हो, 3 बार हो, 4 बार हो सक्सेसिव डिस्काउंट, तो आपको इसी तरीके से सॉल्व करना है। ओके, यही मेथड लगाना है, जितने परसेंट डिस्काउंट उतनी बार उस तरीके से 100 से 20 कम हो गया, 100 से 15 कम हो गया, उसके बाद इसको मल्टीप्लाई करते, इसको मल्टीप्लाई। अगर आप ये जीरो कैंसिल नहीं कर रहे तो भी पहले आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसको मल्टीप्लाई कर लो, उसका डिफरेंस निकाल के परसेंटेज निकाल लेना। डिफरेंस निकाल के और परसेंटेज के लिए फ्रैक्शन में यानी बटे में ये वाली वैल्यू रखनी है आपको, और इंटू में 100। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। P कैन डू अ वर्क 3 टाइम्स फास्टर देन Q। P जो है Q से 3 गुना तेज काम कर सकता है, यानी वो उससे ज़्यादा एफिशिएंट है, ज़्यादा कुशल है। एंड देयरफॉर टेक्स 40 डेज लेस देन Q, और इसकी वजह से वो 40 दिन कम लेता है काम को ख़त्म करने में। द टाइम टेकन बाय P टू कंप्लीट द वर्क इज। तो देखो एक P है और एक Q है, 2 हैं। इधर हम एफिशिएंसी लिख लेते हैं, या एफिशिएंसी लिख लो, जो भी एफिशिएंट लिख लो। एफिशिएंसी का रेशो हम पहले बनाते हैं। P जो है 3 गुना फास्टर है, ज़्यादा है, यानी कि अगर ये एक काम करता है तो ये कितना कर लेता है, 3। ओके, इसमें 3 और 1 का रेशो है। तो जो एफिशिएंसी का रेशो होता है ना, उसका जस्ट अपोजिट होता है टाइम का रेशो, यानी ये 1:3 बन जाएगा। मतलब क्या हुआ कि अगर देखो ये काम करने में ज़्यादा एफिशिएंट है, ये ज़्यादा एफिशिएंट यानी कि मतलब ये 3 यूनिट काम कर सकता है, तो इसको काम करने में कम समय लगेगा। लेकिन ये अगर इसकी एफिशिएंसी Q की एफिशिएंसी कम है, यानी कि 1 यूनिट, जब तक ये 3 यूनिट काम कर रहा है तब तक ये 1 यूनिट काम कर पा रहा है, इसका मतलब किसी काम को करने में ज़्यादा समय लेगा। जैसे मान लो 6 खिलौने बनाने हैं, हमें कितने खिलौने बनाने, 6 बनाने हैं। अभी एक दिन में 3 बना सकता है, एक दिन में कितने बना सकता है, 3। तो कितने दिन में 6 बना लेगा, 2 दिन में बना लेगा। लेकिन ये जो Q है वो एक दिन में 1 ही बना पा रहा है, तो इसको कितने दिन लग जाएंगे, 6 दिन। यानी कि अगर इसकी एफिशिएंसी ज़्यादा है तो इसको टाइम कम लगेगा, इसकी एफिशिएंसी कम है तो इसको टाइम ज़्यादा लगेगा। जस्ट अपोजिट होता है। ओके, रेसिप्रोकल, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं ये। अब ये बात क्लियर हो गई यहाँ तक। जो एफिशिएंसी का रेशो है उसको हमने रिवर्स कर दिया तो टाइम का रेशो बन गया। अब क्वेश्चन में क्या बोला है कि एफिशिएंसी ज़्यादा होने की वजह से ये 40 दिन कम टाइम लेता है। कौन, P है ना, P के बारे में बात की गई है, किससे, Q से। Q से कंपैरिजन किया तो उसने 40 दिन कम समय ले रहा है। तो अब देखो इसमें डिफरेंस कितने का है, टाइम का जो डिफरेंस है वो 2 यूनिट का है, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, तो 2 यूनिट। लेकिन एक्चुअल में क्वेश्चन में कितने दिन का डिफरेंस है, 40 दिन का। तो 2 यूनिट अपने आप में किसके बराबर है, 40 डेज के बराबर में। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, 1 यूनिट 20 के इक्वल होगा, 20 डेज। और आपसे पूछा किसका, कि P कितने दिन में काम को ख़त्म करेगा, P। तो P के लिए टाइम कितना लग रहा था, 1, तो 1 यूनिट की वैल्यू तो 20 आ गई ना, तो ऑप्शन बी करेक्ट हो गया। अगर आपसे पूछता Q कितने दिन में करेगा, तो आप 1 यूनिट की वैल्यू 20 है, तो 20 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं, इस 3 से। ओके, तो Q को कितना लगता है, 60 डेज। तो अब देखो अगर P को 20 डेज लग रहा है, Q को 60 डेज, तो डिफरेंस कितने का आ रहा है, 40 दिन का आ रहा है, 40 दिन कम समय ले रहा है ना वो। तो आंसर हमारा सही है बिल्कुल। इस मेथड से सारे आंसर निकल जाएंगे। टाइम एंड वर्क की 3 वीडियो पहले भी अपलोड कर रखी है, तो आप उसे जरूर देखना, आपको अच्छे से और समझ में आ जाएगा, अगर जिन लोगों को समझ नहीं आया है तो। ओके, बट सबसे ईजी मेथड है ये, किसी फॉर्मूले की कोई ज़रूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, अ मैन गोज फ्रॉम मैसूर टू बेंगलुरु। एक आदमी मैसूर से बेंगलुरु जाता है एट अ यूनिफॉर्म स्पीड ऑफ 40 किलोमीटर पर आवर। एक निश्चित चाल, एक नियत चाल से उसकी स्पीड कितनी है, 40 किलोमीटर पर आवर, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। एंड कम्स बैक, यानी मैसूर से, जैसे मान लो यहाँ मैसूर है, यहाँ से वो बेंगलुरु जा रहा है 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। ओके, और वापस भी आ रहा है, तो वापस आ रहा है तो वो कितने की स्पीड से आ रहा है, 60 किलोमीटर पर आवर। यानी डिस्टेंस तो क्या हुई, कांस्टेंट हुई, यानी जितना डिस्टेंस वो उसने ट्रैवल किया जहाँ से जहाँ तक गया है, दोबारा वहाँ पे आ भी गया अपने प्लेस पे, तो डिस्टेंस तो कांस्टेंट, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। हिज एवरेज स्पीड फॉर द होल जर्नी, तो उसकी एवरेज स्पीड क्या है, तो एवरेज स्पीड निकालेंगे, एक छोटा सा फॉर्मूला उसको डायरेक्ट अप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। तो एवरेज स्पीड इक्वल्स टू 2xy अपॉन में x प्लस वाई। और भी मेथड है बट ये ज़्यादा आसान है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ अभी। ठीक है, अब 2xy, x की वैल्यू 40 हो गई, इसको हमने x मान लिया और इसको y, स्पीड जो दे रखी है, अपॉन में x प्लस वाई, यानी 40 और 100 को जोड़ोगे तो कितना होगा, 100। 0 से 0 कैंसिल, 0 से 0 कैंसिल, मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आएगा, 48 किलोमीटर पर आवर। कौन सा ऑप्शन सही हुआ, ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। बस इतना करना है। तो एवरेज स्पीड निकालनी है तो इस तरीके से आप निकालोगे हमेशा, बस डिस्टेंस कांस्टेंट होनी चाहिए।
ठीक है। अच्छा एक चीज़ और, मान लो अभी तो दो अलग अलग स्पीड दे रखी है, अगर 3 स्पीड दे दी कि इससे गया आया गया, ऐसा कुछ अजीब सा क्वेश्चन बना दिया, 3 बार दे दिया, तो उसमें एक्स वाई जेड हो जाएगा। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या होगा, एक्स वाई जेड और आगे 3 लगा दो। इसमें 2 था, 2 स्पीड थी तो 2 एक्स वाई जेड, 2 एक्स वाई हो गया। उसमें 3 होगा तो 3 एक्स वाई जेड, और अपॉन में क्या, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बहुत आसान है, यहाँ से एक्स और वाई प्लस हो गया था, यहाँ पे पहले एक्स और वाई आपस में मल्टीप्लाई होगा, फिर वाई और जेड मल्टीप्लाई होगा, फिर एक्स और जेड, और फिर जुड़ेंगे ये। तो 3 वाला केस हो, 3 अलग अलग स्पीड दे रखी हो तो एवरेज स्पीड के लिए फॉर्मूला लगा लेना। ओके चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो को लाइक करो और फिर आगे बढ़ते हैं। इन 337 की पावर 337 द यूनिट डिजिट इज ऑक्यूपाइड बाय। तो यूनिट डिजिट निकालना है, इकाई का अंक निकालना है। तो पहले एक छोटी सी चीज़ समझा देता हूँ मैं आपको। देखो 2 की पावर अगर हम जब सॉल्व करते हैं तो 2 की पावर 1 करेंगे तो कितना आएगा 2, 2 की पावर 2 करेंगे तो कितना आएगा 4, 2 की पावर 3 यानी 8, 2 की पावर 4 तो कितना होता है 16, 2 की पावर 5 32, 2 की पावर 6 कितना होगा 64, 2 की पावर 7 128, 2 की पावर 8 होता है कितना 256। ये समझाने के लिए मैंने आपको। अब आप इसे ध्यान से देखो, यहाँ यूनिट डिजिट 2 है और यहाँ यूनिट डिजिट 2 है ना, यानी कि 1 2 3 4 हर चौथे प्लेस पे रिपीट हुआ, चौथे प्लेस पे। यहाँ देखो यूनिट डिजिट 4 है तो यहाँ भी 4 है, यहाँ 8 है, फिर 8 है, यहाँ 16 है, यहाँ मतलब 6 है पीछे, तो यहाँ भी क्या है 6 है। यानी कि अगर ध्यान से देखो तो हर चौथा नंबर अपने आप में यूनिट प्लेस रिपीट कर रहा है। क्लियर है, सब कहानी समझ में आई। यानी सभी में जब हम ऐसे करते हैं पावर सॉल्व करते हैं, वो 3 का पावर 3 का पावर करे, 4 का कुछ भी करे, तो वैसे तो पहले भी रिपीट होते हैं, बट मैं आपको वो मेथड समझाऊंगा जो एग्जाम में आपके लिए सबसे आसान हो और ज़्यादा दिमाग ख़राब ना हो। ओके, क्योंकि अलग अलग कंडीशन नहीं बताऊँगा मैं आप। तो हमेशा क्या होता है कि देखो जब पावर्स हम सॉल्व करते हैं तो हर 4th प्लेस के बाद पावर्स यानी यूनिट डिजिट रिपीट हो जाती है जब हम उसकी पावर सॉल्व करते हैं। तो अब 3 का भी करोगे तो भी ना हर चौथे, जैसे 3 की पावर 1 करोगे तो कितना आता है 3 आता है, 3 की पावर 2 करोगे तो 9 आता है, 3 की पावर 3 करोगे तो 27, 3 की पावर 4 करोगे तो कितना आएगा 81, और 3 की पावर जब 5 करोगे तो 243। समझ में आ रही बात। तो देखो यहाँ 3 आया था और दोबारा यहाँ 3 रिपीट हो गया, आगे फिर सॉल्व करोगे तो 9 रिपीट हो जाएगा, फिर आगे करोगे तो 7 रिपीट हो जाएगा, लास्ट में करोगे तो फिर 81 रिपीट होगा। तो इस तरीके से बार बार रिपीट होता है। तो हमें यानी 4 का यूज करना है बस, 4 और बाकी कुछ भी नहीं। पहली बात तो देखो जब यूनिट डिजिट निकालना हुआ तो बाकी से किसी से कोई मतलब नहीं है, सिर्फ इकाई के अंक से मतलब है यूनिट डिजिट से। तो यूनिट डिजिट कितना है 7, तो 7 लिख लो। ओके, अब जो पावर है इस पावर को 4 से डिवाइड करना है। अब 4 का डिविजिबल रूल आपने पढ़ा है कि सिर्फ लास्ट की 2 संख्या को हम डिवाइड करके चेक कर सकते हैं कि 4 से वो डिविजिबल है या नहीं है। तो लास्ट की 2 संख्या 37 है, तो 37 को आप 4 से डिवाइड कर लो बस। ये सब काम माइंडली हो सकता है, बहुत आराम से कर सकते हो। 4 से डिवाइड करोगे 4 9 36, तो रिमाइंडर कितना बचा 1, तो रिमाइंडर से हमें मतलब है 4 9 36, क्योंकि 9 टाइम्स में जब हम कर रहे 36 आ रहा है वो कैंसिल हो जा रहा है, यानी उतनी बार तो रिपीट होगा चौथे प्लेस पे, बट उसके अलावा जो रिमाइंडर बचेगा उसका यूज हमें करना है। तो आपको 4 से डिवाइड करना, आप चाहो तो तीनों को भी कर सकते हो बस, लेकिन ध्यान क्या रखो कि 4 से डिविजिबल रूल जो हमने पढ़ा है 6th 7th क्लास में, 4 का डिविजिबल रूल ये होता है कि पीछे की 2 संख्या को 4 से डिवाइड कर दो और चेक कर लो। तो 4 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1 बचेगा, इसलिए मैंने 1 लिखा है। तो 7 की पावर 1 कितना होता है 7, यानी कि जब इसको सॉल्व करेंगे तो यूनिट डिजिट कितना आएगा 7 आएगा। क्लियर है। जैसे एक और मैं समझा देता हूँ एग्जाम्पल के लिए, जैसे मान लो 256 है, ओके, और इसकी पावर 38 दे दी। अब आपसे पूछा यूनिट डिजिट बताओ, तो आपको सबसे पहले पीछे का अंक देखना 6, और ये 38 है ना, इसको 4 से डिवाइड करना है। तो 4 से डिवाइड करो, 4 9 36 होता है, तो रिमाइंडर कितना बचा 2, तो यहाँ 2 लिखो। अब 6 का स्क्वायर कितना होता है 36, 6 का स्क्वायर 36, तो पीछे क्या है 6, तो आंसर कितना होगा इसका सॉल्व करने पे 6 होगा, इकाई का अंक। क्लियर है, होपफुली समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 6, द एलसीएम ऑफ 1/3, 5/6, 2/9 एंड 4/27। तो फ्रैक्शन वाले नंबर का एलसीएम निकालना है, तो मेरे ख्याल से आपको आता होगा क्योंकि आपने एलसीएम वाली वीडियो देख ली होगी। एसएफ एंड एलसीएम की 3 वीडियो अलग से अपलोड की गई है, बट जिनको नहीं आता वो फिर भी यहाँ देख लो, और नहीं आया तो फिर आप वो 3 वीडियो जरूर देखना, आपको समझ में अच्छे से आ जाएगा। एलसीएम निकालना है तो हमें ऊपर वाले नंबर का तो एलसीएम निकालना होगा, एलसीएम ऑफ न्यूमरेटर, और नीचे वाले नंबर का एचसीएफ निकालना होगा, एचसीएफ ऑफ डिनोमिनेटर। क्लियर है।
अगर एलसीएम निकालना है तो। अगर एचसीएफ निकालना होता, क्वेश्चन में एचसीएफ बोला होता, तो ऊपर वाले का एचसीएफ निकलता है और नीचे वाले का एलसीएम जस्ट अपोजिट हो जाता है। तो ऊपर वाले का एलसीएम निकालो और नीचे वाले का एचसीएफ। तो नीचे देखो 3 से सब डिवाइड हो जाएंगे, है ना, 3 से ये भी डिवाइड हो जाएगा, 3 से ये भी, सबसे छोटा नंबर 3 और 3 से सब डिवाइड हो रहे हैं, तो इसका एचसीएफ कितना आएगा 3। ऊपर है एलसीएम। वैसे भी देखो इतना करने के बाद ही ऑप्शन पे टिक कर सकते हो, एक ही ऑप्शन में नीचे 3 है। ऊपर इन सब का एलसीएम निकालोगे तो कितना आएगा 20 और एलसीएम निकालो। उम्मीद करता हूँ आपको आता होगा, नहीं आता तो एचसीएफ एलसीएम की वीडियो देखना, आपको बहुत अच्छे से ट्रिक से समझ में आ जाएगा। शॉर्ट ट्रिक भी बता रखी है मैंने एचसीएफ एलसीएम निकालने की। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। इफ़ A/B इक्वल्स टू 3/4 एंड B/C इक्वल्स टू 8/9 देन A/C इज, 4 ऑप्शन है। तो ए और बी में A B C 3 वैल्यू हैं, 3 चीज़ें, तीनों लिख लो। तो ए बी का रेशो कितना है 3 और 4, BC का रेशो कितना है 8 और 9। अब कंडीशन के अकॉर्डिंग ये होता है कि देखो ये तो B की वैल्यू यहाँ ऊपर 4 है, यहाँ नीचे 8 है, तो अब ये सेम तो होनी चाहिए ना। ये तो सही बात नहीं है ना कि यहाँ पे वही B अपने आप में 4 और यहाँ B कितना है 8 है, तो इसे सेम करना पड़ेगा। तो अगर हम इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दें ऊपर तो ये सेम हो जाएगा। 2 से यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 8 हो जाएगा, ऊपर भी और नीचे भी 8 है। तो 2 से अगर यहाँ मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 से यहाँ भी करेंगे, तो अब ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये तो 8 हो ही गया और ये 9, इसे ऐड मत करते ना, ये दोनों सेम करना था इसलिए हमने इसे 2 से मल्टीप्लाई किया। तो 6/8/9। अगर ABC में रेशो पूछा जाता तो ये आंसर होता, बट आपसे पूछा किसका, सिर्फ A और C का। तो A की वैल्यू कितनी है 6 और C की वैल्यू कितनी है 9। ऑप्शन में ये नहीं है तो इसे सिंपलेस्ट फॉर्म में चेंज कर दो, 3 2 6 और 3 2 6 और 3 3 9। कौन सा सही होगा, ऑप्शन C करेक्ट होगा, 2/3। इसके अलावा इसका एक मेथड और है, वो बता देता हूँ मैं आपको। ABC 3 और 4 दे रखा था, B और C कितना दे रखा था 8 और 9। क्लियर है, कोई डाउट तो नहीं। अब क्या करना है हमें, अब देखो इधर जो ये खाली है ना, तो इस नंबर को ही बढ़ा देना, इसके जस्ट बगल वाले, यानी यहाँ पे जो था क्या है 4 है ना, तो 4 को इधर लिख दो, इधर खाली है। ओके, तो इधर 8 है ना, तो इसको 8 को इधर लिख दो, यानी ऊपर वाले लाइन में ऊपर वाली वैल्यू को, नीचे वाली लाइन में नीचे वाली वैल्यू को। अब इसको मल्टीप्लाई करो तो 24 हो जाएगा, ये 32 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 36। सिंपलेस्ट फॉर्म में भी चेंज हो सकता है, ये 8 से हो जाएगा, नहीं 4 से हो जाएगा। 4 6 जा 24, 4 6 जा 24, 4 8 जा 32, 4 9 जा 36। देखो वही तो आ गया दोबारा जो, तो दोनों में से कोई सा मेथड भी कर सकते हो जो आपका मन करे। ओके, क्लियर होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। एट व्हाट रेट % पर एनम सिंपल इंटरेस्ट और सम ऑफ मनी डबल्स इटसेल्फ इन 20 ईयर्स। मतलब किस दर पर कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 20 सालों में डबल हो जाएगी। तो दर हमें पता नहीं, रेट तो हमें फाइंड आउट करना है, आर निकालना है। डबल होने का मतलब कोई भी अमाउंट डबल हो जाता है। डबल होने का मतलब यानी कि कोई भी प्रिंसिपल को आप कुछ भी एज्यूम कर सकते हो, जो आपका मन करे। आप चाहो तो 1 रुपीज़ तक भी ले सकते हो, आंसर आ जाएगा। लेकिन ज़्यादा आसान क्या होता है 100, तो प्रिंसिपल को हमने क्या मान लिया 100, मूलधन को। अमाउंट उसने बोले कि डबल हो जाता है, यानी कि 100 कितना हो जाता है 200 हो जाता है। अमाउंट का मतलब तो ये होता है ना, जब उस पर इंटरेस्ट लगता है तो वो जो प्रिंसिपल होगा, जो धनराशि होगी वो बढ़ जाएगी। तो डबल बोला है तो 200, अगर ट्रिपल बोलता तो 300, 4 टाइम्स बोलता तो 400, जैसा बोलेगा वैसा हम कर देंगे। अब इसके अकॉर्डिंग ऐसा ही क्या होगा, सिंपल इंटरेस्ट क्या होता है, अमाउंट में से प्रिंसिपल को घटाते हैं तो सिंपल इंटरेस्ट निकल जाता है। तो 200 में से 100 को घटाओगे तो कितना आएगा 100 आएगा। क्लियर है। अब उसके बाद हमें क्या निकालना है, रेट। टाइम तो दे रखा है, टाइम की वैल्यू कितनी है 20 ईयर्स। तो रेट निकालने का डायरेक्ट फॉर्मूला लगा लो, क्या होता है SI × 100 अपॉन में P × T। ओके, और ये याद ना हो तो ये वाला फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा ही, SI = P × R × T अपॉन में 100। ये बस इसी पे वैल्यू पुट कर देना, इससे भी वही आएगा, क्योंकि ये फॉर्मूला जो बना है वो इसी से बना है। इसमें क्या हुआ देखो, ये 100 से मल्टीप्लाई हो गया तो SI × 100, R को इधर छोड़ दिया, P और T बटे में आ गया। तो ये वाला लगा लो, ये याद ना हो तो यही इंप्लीमेंट कर देना, इसको लगा लेना, आंसर आ जाएगा। तो R की वैल्यू कितनी, R तो हमें निकालना है। SI कितना 100 हो गया, इनटू में भी 100, SI भी 100 है, प्रिंसिपल भी 100 है, और T कितना है 20 ईयर्स। 100 से 100 कैंसिल हुआ, 20 से इसे डिवाइड करोगे 5, तो 5%। इसके और दूसरे मेथड भी होते हैं, विदाउट फार्मूला भी होता है, इसका कुछ और कॉन्सेप्ट भी है। बट आपका पास अभी टाइम कम है, BLED एग्जाम अभी बस जस्ट 1 सप्ताह बाद है, तो मैं आपको भी वो चीज़ें नहीं समझा रहा जो आपको नई चीज़ें सीखने में प्रॉब्लम हो, क्योंकि ये आसान मेथड, इस फॉर्मूले ये आपने सबने पढ़ा हुआ है, तो इसको इम्प्लीमेंट कर सकते हो, इसको लगा सकते हो, तो इसी को अप्लाई करो। ओके,
वो बाकी जब बाद में CISI का थर्ड पार्ट अपलोड करूँगा तो मैं आपको उसको शॉर्ट में बताऊँगा कैसे कर सकते हो, तो उसके लिए पहले सीखना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन नंबर